हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल M&M by A। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने कुछ इक्विवेलेंस रिलेशन सीखा था। कल हमने उस वीडियो को आप अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे साइड में आई बटन है, उस पर आप प्रेस कीजिएगा तो आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उसको इक्विवेलेंस रिलेशन को समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ और पोर्शन, कुछ थ्योरम्स। जैसा कि मैंने कल कहा था, कुछ थ्योरम्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक थ्योरम है कि इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देन शो दैट आर इनवर्स इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आपको गिवन है सबसे पहले, इफ R is an equivalence relation, then show that R inverse is also equivalence। तो जैसा कि आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन मींस क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है आपको। तो आपको गिवन है आर, पहले से ही इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको शो करना आर इनवर्स को। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शो करना है आर इनवर्स आपको इक्विवेलेंस। सो वी हैव टू प्रूव आर इनवर्स इज इक्विवेलेंस। फॉर आर इनवर्स टू बी इक्विवेलेंस, अगर आर इनवर्स आपका इक्विवेलेंस है, टू बी इक्विवेलेंस इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए, दैट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक करना है। तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यानी कि जो आपको इक्विवेलेंस शो करना है उसमें आपको दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव में क्या शो करते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर रिलेशन आर इनवर्स। अब ए क्या आर इनवर्स में बिलोंग करेगा? अब देखिए, आपको पता है अच्छे से कि ये पहले से ही गिवन है आपको कि आर ए की इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो दिस मस्ट बी ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है आर इक्विवेलेंस है, आर इज इक्विवेलेंस गिवन, ये आपको गिवन है कि आर इक्विवेलेंस है, और आर इक्विवेलेंस है दैट मींस ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर मींस रिलेशन में बिलोंग करता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी होगा क्योंकि इक्विवेलेंस की वजह से। और ए कोमा ए अगर आर में है दैट मींस उस रिलेशन में है, तो ए कोमा ए दैट शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर इनवर्स। क्लियर? तो आपके पास ए यानी कि इसका रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा कर दोगे, इसको रिवर्स कर दोगे, तो रिजल्ट विल बी कंटेन्ड इन आर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिमेट्रिक प्रूव करना है इसको। तो सिमेट्रिक के अब हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, इट इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स है, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो बी ए आर में बिलोंग कर रहे हैं। अब बी ए अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो ये आर आपको इक्विवेलेंस गिवन है आपको, तो बी ए अगर आर में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल भी होगा, सॉरी रिवर्स भी होगा। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, बी जैसे ए बी था तो बी ए होगा, और बी ए होगा तो ए बी होगा। तो बी ए बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि आर सिमेट्रिक है इसलिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर हमें पता है क्योंकि ये गिवन था पहले से इक्विवेलेंस। दिस इंप्लाइज ए बी अगर आर से बिलोंग करेगा दैट मींस बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो हमने स्टार्ट कहां से किया, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और आपको कहां तक आपने प्रूव कर दिया, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दैट मींस इट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। लास्ट में लिख देंगे हेंस इट इज सिमेट्रिक। लास्ट शुरू करते हैं ट्रांजिटिव का केस। तो सबसे पहले लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। दिस इंप्लाइज अगर ए बी आर इनवर्स में है, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। वही रिवर्स इनवर्स वाला कंडीशन, इनवर्स में जब होता है तो वो रिलेशन में नहीं होगा, रिवर्स हो जाएगा।
और अगर उसमें रिलेशन में है तो इनवर्स में उल्टा हो जाता है। एंड सी बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्यों? जो इनवर्स में है तो वो आर में क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब रिवर्स चेंज करने की पोजीशन। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। अब ये कंडीशन आर पे जा चुकी है। आर आपको पता है कि इक्विवेलेंस है। आर अगर इक्विवेलेंस है दैट मींस इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। और अगर ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इफ सी बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर आपके पास ये और ये पेयर है और इसका पेयर है, ए बी कह लीजिए, आप इसको बी सी कहते थे, आप इसको ए बी है बी सी है रिलेशन में, तो ए सी बी होना चाहिए, दैट इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। सो सी ए बिलोंग्स टू आर। अगर सी ए बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज, यहां पे आप कह सकते हो कि ए सी किस में बिलोंग करेगा। सेम वही केस, सी ए अगर आर में है देन ए सी विल बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? यहां से शुरू किया था। ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और आपने शो क्या कर दिया? शो कर दिया ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स मतलब ट्रांजिटिव। हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore it is also equivalence relation. So R inverse is also equivalence relation. Next question, R1 आपका equivalence relation given है आपको on A, and this is also equivalence relation. R2 is also equivalence relation on A. Then R1 intersection R2 is also इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। यानी कि आपको दो इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है और आपको शो करना है कि उनका इंटरसेक्शन जो आएगा वो भी इक्विवेलेंस ही आएगा। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है। थोड़ा सा 11th क्लास का कंसेप्ट लगेगा इसमें कि आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है तो वो दोनों से ही बिलोंग करता है, तभी होता है ऐसा। ठीक है ना, यूनियन में होता था तो आइदर ए में बिलोंग करेगा और बी में बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो दोनों में बिलोंग करेगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको शो करना है R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस शो करना है, तो प्रूफ करते हैं इसका। फर्स्ट क्या था? रिफ्लेक्सिव शो करना है इसको। तो रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए R1 इंटरसेक्शन R2, इसको रिफ्लेक्सिव शो करना चाह रहे हैं तो आपको शो करना पड़ेगा इफ, आपने क्या शो करना है? इफ A कोमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अगर ये शो कर दिया तो रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। और अभी जैसे मैंने आपको बताया 11th में एक टॉपिक था, अगर आप हल्का सा कोशिश कीजिएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b अगर गिवन है आपको, x बिलोंग करता है इंटरसेक्शन b में, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x a में बिलोंग करेगा एंड b में, दोनों में बिलोंग करेगा, वही कॉमन होता है, वही दोनों में इंटरसेक्शन में आता है। तो वो कंसेप्ट मैं यहां पे यूज करता हूं। दिस इंप्लाइज, सॉरी, इफ A, A belongs to R1 and A, A belongs to R2। एंड कहां से आया? वो कंसेप्ट से आया। इंटरसेक्शन था तो बीच में एंड यूज कर ले, ये A बोल दिया, इसको B बोल दिया, सिंपल सा। तो आपको पता है कि अगर ये ट्रू होगा एंड ये ट्रू होगा तभी ये प्रूव हो सकता है। क्या ये दोनों ट्रू है? क्यों? क्योंकि ये गिवन है R1 इक्विवेलेंस है, R2 भी इक्विवेलेंस है, और इक्विवेलेंस जो भी होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। तो ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। R1 भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, R2 भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो इसका रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन हमें यूज करनी है। तो A बिलोंग्स टू R1 एंड A बिलोंग्स टू R2 ये गिवन है आपको, ये रहा, क्योंकि इक्विवेलेंस की वजह से। हेंस दिस इज ट्रू, विच इज ट्रू, गिवन है आपको, इसलिए ये क्योंकि गिवन था। हेंस इट इज, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। रिलेटिव शो कैसे करते हैं? अब बार बार हो रहा है, आपको पता लग ही गया होगा। लेट AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। स्टार्ट करते हैं AB से और क्या शो करते हैं? रिवर्स, यानी कि BA शो करना पड़ेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। शुरू करते हैं। Let AB belongs to R1 intersection R2
वही कंसेप्ट फिर से आ जाता है, दिस implies AB belongs to R1 and AB belongs to R2। इंटरसेक्शन में जो आता है वो दोनों में आता है, वही कंसेप्ट बाहर लगाया। अब AB बिलोंग्स टू R1 है और सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सिमेट्रिक थे? R1 R2 थे, वो आपके सामने बताया था मैंने, सिमेट्रिक थे, R1 भी था सिमेट्रिक और R2 भी था। और सिमेट्रिक था इस वजह से क्या होगा, AB अगर R1 में है देन BA भी R1 में होगा, एंड यहां पे क्या आएगा, BA बिलोंग्स टू R2। ठीक है, तो BA R1 में भी होगा, BA R2 में होगा। रीजन आपको फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये सिमेट्रिक, R1 भी सिमेट्रिक था, R2 भी सिमेट्रिक था, इस पे भी सिमेट्रिक की कंडीशन लगा के ये वैल्यू देगा, इस पे जब सिमेट्रिक की कंडीशन लगेगी तो ये वैल्यू आएगी। अब क्या शो किया हमने, BA जो आया वो R1 में भी है एंड R2 में भी है, तो BA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक शो हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बनता है इसमें वो है ट्रांजिटिव। तो शुरू करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए लेट AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। स्टार्ट इससे करते हैं, आपको पता है दिस इंप्लाइज क्या, फिर वही सेम वो कंसेप्ट लगाएंगे 11th क्लास वाला, AB belongs to R1 and AB belongs to R2। ठीक है, और सिमिलरली यहां से आ जाएगा BC belongs to R1 and BC belongs to R2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, वही कंडीशन जहां से मैंने आपको पहले बताया था, ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, R1 भी और R2 दोनों ही करते हैं, तो वही मैं कर रहा हूं यहाँ पे। अब R1 वाला जो पेयर है वो इकट्ठा कर लेता हूं, एक पेयर में बना लेता हूं दोनों को। सो AB बिलोंग्स टू R1 एंड BC बिलोंग्स टू R1। मैंने क्या किया, सिंपली अंडरलाइन जो मैंने पोर्शन किया है, जैसे ये दोनों पोर्शन मैंने अंडरलाइन किए, तो जो अंडरलाइन किया वो एक साथ R1 वाला एक तरफ कर दिया, बीच में क्या है एंड, ये एंड लगा दिया इट इज। अब ये मैंने सर इसके ऊपर कर देता हूं, इसके ऊपर लाइन बना लेता हूं ताकि आपको पता लग जाए ये पोर्शन और ये पोर्शन यहां तक का एंड के साथ, ये यूज करता हूं एक साथ। AB बिलोंग्स टू R2 एंड BC बिलोंग्स टू R2। अब जैसा कि आपको पता है ट्रांजिटिव है, तो AB अगर R1 में है, BC भी R1 में है, तो दिस इंप्लाइज ट्रांजिटिव की वजह से क्या होगा, AC बिलोंग्स टू R1, AC R1 में है एंड बीच में एंड एज इट इज, फिर वही AB बिलोंग्स टू R2, BC बिलोंग्स टू R2, दिस इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R2। अब AC R1 में भी है, AC R2 में भी है, तो दिस इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2। और ये हमने शो कर दिया, शुरुआत हमने यहां से की थी, AB बिलोंग कर रहा है, BC बिलोंग कर रहा है, हमने शो कर दिया AC बिलोंग कर रहा है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव भी आ गया तो दैट मींस तीनों पोर्शन कंप्लीट है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। तो ये है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मतलब कोई भी अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन आप किसी भी सेट पे ऑपरेशन लगाते हो, किसी भी दो इक्विवेलेंस रिलेशन बना देते हो, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा दैट इज ऑलवेज इक्विवेलेंस ही आएगा। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा यूनियन के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप दो इक्विवेलेंस रिलेशंस का यूनियन करोगे तो दैट मे बी और मे नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जो अभी मैंने बताया आपको उसी का एक एग्जांपल देता हूं। सपोज R1 R2 ये दो रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, और डिफाइंड ऑन A। R2 भी A to A है, और कैसे है, इक्विवेलेंस, दोनों ही इक्विवेलेंस है। तो आपको ये बताना है R1 यूनियन R2 जो आएगा दैट इज नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंस, इज नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंस। हमेशा इक्विवेलेंस नहीं, मतलब आप ना ही कह दो ज्यादा अच्छा है कि वो इक्विवेलेंस नहीं होंगे।
क्यों नहीं होंगे? उसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज ए इज द सेट 1 2 3, ए सेट है आपका 1 2 3, तो उस पर मैंने एक ऑपरेशन लगाया। ध्यान रखिएगा जो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले इस पे अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूं इक्विवेलेंस के लिए, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाऊंगा, और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आएगा 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो 1 1 2 2 और 3 3, ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव का केस। अब मैं बताता हूं सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो मैंने ले लिया, तो इक्विवेलेंस बनाने के लिए पहला स्टेप क्लियर हो चुका है। दूसरा स्टेप 1 2 2 1। अब 1 2 2 1 की वजह से वो सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 है तो उसका रिवर्स भी है उसके अंदर, तो 1 2 के साथ 2 1 भी आया है, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव जो है वो है, अब ये मत कहना कि आपने तो रिफ्लेक्सिव भी लिखा है, सिमेट्रिक लिखा है, लेकिन ट्रांजिटिव का कोई पेयर ही नहीं लिया। अब ट्रांजिटिव का पेयर लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल जो आपके सामने दिख रहा है आपको, ये सारा ही ट्रांजिटिव बन जाता है। इतना ही बहुत है ट्रांजिटिव के लिए। अब कहोगे कैसे, वो देखिए। अब यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है। अब मैं इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, तो ये B होगा और ये C होगा। देखिए A 1 को कह रहा हूं, B 2 को कह रहा हूं, तो नेक्स्ट B जो है वो 2 पे आया, तो यानी कि वो B और ये C बन गया। अब हमें क्या चेक करना होता है ट्रांजिटिव के लिए, AC चेक करना है, और AC क्या है 1 और 1। तो आप चेक कीजिए क्या इस रिलेशन में पूरे पेयर में देखिए कहीं पर 1 1 आया है, A से आया है, तो आप कहोगे यस ये आया हुआ है, ठीक है ना। चाहे आगे आ जाए पीछे आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए बस। तो 1 2 और 2 1, और 1 2 2 1 आने से 1 1 भी आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। सिमिलरली अगर एक और केस में एग्जांपल ले सकता हूं, सपोज इसको मैं A कहता हूं, इसको B बोल देता हूं, तो A को 2 कह रहा हूं, B को 1 कह रहा हूं, तो ये 1 वाला B बन जाता है, आपको पता है ये C बन जाएगा, ये A B और B C। तो AC क्या बना 2 2, है ना। तो क्या 2 2 इसमें रिलेशन में है? अगर है तो वो ट्रांजिटिव है, AC जो उसके अकॉर्डिंग AC बनता है वो। तो यहाँ पे 2 2 भी है, और 2 2 अगर है दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें ये जो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। सिमिलरली एक और इक्विवेलेंस रिलेशन हम बना सकते हैं, वो क्या है देखिए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव तो होना ही होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूं, क्योंकि मुझे डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। तो 1 2 तो मैंने ले लिया, अब मैं ले लेता हूँ 2 3। 2 3 का पेयर अपनी मर्जी है, जो डिफरेंट एलिमेंट आप लेना चाहो, इससे डिफरेंट लेना, बस ध्यान रखिएगा ऊपर वाले से। तो 2 3 और 3 2। अब 2 3 और 3 2 है, फिर वही सेम कंडीशन है, ये 2 और 3 है, 3 और 2 है, तो सिमेट्रिक तो हो ही गया, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया साथ में, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में मैंने समझाया, R1 के केस में समझाया था। तो ये दोनों जो आपके पास सामने रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशंस है दोनों। आप मुझे शो करना है, हमें चेक करना है कि क्या इनका यूनियन जो आएगा क्या वो इक्विवेलेंस है। चेक करते हैं जरा। सो R1 यूनियन R2 क्या बना? यूनियन आपको 11th में सिखाया था, वही होता है 1 1 2 2 3 3। दोनों को इकट्ठा करना है, मतलब 1 1 भी आया, 2 2 इसमें, 3 3 इसमें, तो सिंगल बार आता है, आपको पता है, डबल नहीं, रिपीट नहीं करते। ये आ गया 1 2, यहां से आ गया 2 1, यहां से आ गया 2 3, और यहां से आ गया 3 2। अब ये सारे पेयर्स आपके सामने, ठीक है, ये आपका यूनियन का केस बन गया। अब इसको आपको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते याद है आपको? देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ठीक है, मान लिया, बट ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर एक चीज भी नहीं हो ना, या तो रिफ्लेक्सिव ना हो ना, या फिर वो सिर्फ सिमेट्रिक ना हो, या फिर सिर्फ ट्रांजिटिव ना हो, कोई भी एक चीज भी नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, कोई भी इनमें से एक चीज नहीं होगी तो वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव है। 1 2 है तो 2 1 भी आया, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। 2 3 है तो 3 2 आया, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव नहीं है, देखिए कैसे। ये मैं कह रहा हूं A, इसको कह रहा हूं B। अब मैं इसको B कह दूं तो ये C बनेगा, क्योंकि कंडीशन सही है बिल्कुल। A B को मैंने 2 कहा है, तो ये भी तो 2 है, तो 2 के साथ C आएगा, C का मतलब 3 आया। तो 1 2 आया, 2 3 आया, तो ट्रांजिटिव क्या कहते हैं? 1 3 भी होना चाहिए। तो इस पेयर्स में देखिए कहीं पर 1 3 आया है क्या? चेक कीजिए जरा, इसमें कहीं पर 1 3 दिख रहा है आपको? तो कोई नहीं है आपके पास 1 3।
और 1 3 नहीं है, दैट मीन्स ए बी है, बी सी है, बट ए सी नहीं है, और ए सी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, और ट्रांजिटिव नहीं है तो आप लिख सकते हैं बट हियर 1 2 बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2, 2 3 बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2। तो हमने शो कर दिया इट इज नॉट ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक चीज भी नहीं होगी तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, सिंपल सी बात है, कोई भी एक ना हो। तो इसी के साथ ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल इसमें एनसीईआरटी का ही है। शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3, एक सेट गिवन आपको 1 2 3, और एक नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बना सकते हो जिसके अंदर दैट कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1, ठीक है, 1 2 और 2 1। मतलब कहने का सिंपल सा है, आप टोटल कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, शो दैट द टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2। यानी कि दो ही रिलेशन इक्विवेलेंस ऐसे बन सकते हैं इस सेट के ऊपर जिसमें ये दोनों तो होंगे ही होंगे, ये दो तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो अब जैसे अभी आपको मैंने R1 R2 एग्जांपल लिया था इक्विवेलेंस का, वैसा ही केस है, लेकिन ये दोनों होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा होगा। तो ये सपोज ये सेट ए है, मान लीजिए ये सेट ए है, और रिलेशन मैंने डिफाइन करना है मुझे ए से ए के ऊपर, ए से ए के ऊपर डिफाइन करना है रिलेशन, और उसमें ध्यान रखिएगा दोनों होने चाहिए। तो सबसे पहला मैं R1 ले लेता हूं। R1 आपने फर्स्ट मान लीजिए रिलेशन लिया है, R1 कह दिया मैंने इसको, ए से ए, तो वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, और ये कह रहा है कि होना ही होना चाहिए, तो ये तो लगाना ही पड़ेगा, जरूरी है, कह दिया तो लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया, यहां तक का जो पोर्शन अगर आप देखेंगे, पिछला में आपने नोट किया है या फिर आपने ध्यान से देखा, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आप यही एग्जांपल हमने लिया था जिसको हमने इक्विवेलेंस भी शो किया था। आप देखिए दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को, कि ये आपके पास इक्विवेलेंस हमने लिया था, प्रूव भी किया था मैंने कैसे होता है। अब दूसरा जो हम चेक करते हैं, क्या एक और बन सकता है, कितने बन सकते हैं, आपको शो करना है कि 2 ही बनेंगे। अब हम चेक करके देखते हैं जरा। सबसे पहले 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा रिफ्लेक्सिव के लिए, और साथ में ये कह रहा है कि ये होना ही होने चाहिए, 1 2 और 2 1, तो 1 2 और 2 1 तो होने ही होने चाहिए। अब ये तो इस जैसा ही हो गया सेम। अब हम कुछ तो डिफरेंट करें ताकि ये R2 अलग हो। तो हम और क्या अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1 2 तो ले लिया, 1 के साथ 2 ले लिया, अब 2 के साथ क्या ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। तो अगर मैं 2 के साथ 3 लेता हूं तो 3 और 2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये दोनों इक्विवेलेंस लेना चाह रहा हूं। तो इक्विवेलेंस के लिए इसको सिमेट्रिक होना पड़ेगा, और अगर 2 3 ले लिया तो 3 2 भी आएगा, ध्यान रखिएगा। और अब ये सिमेट्रिक तो है, क्या ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल जैसे आपने यूनियन किया था, तो यूनियन में यही कुछ आया था अगर आपको याद हो, और ये यही ऐसा कुछ आया था, तो आपने याद होगा वो ट्रांजिटिव नहीं था, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो उसके लिए क्या यूज किया हमने, याद करो जरा, उसमें हमने क्या मिस किया था, 1 3 नहीं आया था उसमें, तभी वो ट्रांजिटिव नहीं था। लेकिन हमें इक्विवेलेंस बनाना है तो उसको ट्रांजिटिव भी बनाना पड़ेगा, और ट्रांजिटिव बनाने के लिए हम लेना पड़ेगा 1 3, और 1 3 अगर आ गया, वो पेयर वाली बात कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी। तो 1 3 के साथ 3 1 का पेयर भी आएगा, क्यों, सिमेट्रिक बनाने के लिए इसको। तो अब इससे अलावा कोई हो ही नहीं सकता ऑप्शन, बस इतना ही हो सकता है कि ऑप्शन आपका इक्विवेलेंस का हो चुका है। अब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास, कोई पेयर ही नहीं बचा, क्योंकि आपने सिर्फ ये अगर 2 लेते हो तो ये ट्रांजिटिव नहीं बन पाएगा, सिर्फ ये आप 2 ले लो, है ना। तो इसके साथ 2 तो आएंगे ही आएंगे ये दोनों। तो ये आपने देखा, सिर्फ 2 ही रिलेशन ऐसे हैं जो इक्विवेलेंस बन सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, आपसे अगर हो जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे ऐसे कौन से हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने चाहिए, और ये रिपीट नहीं करने चाहिए, ना तो ये दोबारा लिखना है ना ये दोबारा लिखना है। तो आप ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं पाएगा। शो करें कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन देखा जाए तो इसके लैंग्वेज 3 अलग अलग पार्ट से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि इफ a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, देन a - b
इज डिविजिबल बाय 4, है ना, डिविजिबल बाय 4, कुछ वैसा ही है, कुछ नहीं, लगभग वही है सारा, उसको लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, बस यही है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होती है? आर एक रिलेशन होगा ऑन द सेट ए, दैट इज आर फ्रॉम ए टू ए, सच दैट ए कॉमा बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू, ये होता है लिखने का जो सिंबल है वो है कॉन्ग्रुएंस लिखने का, 3 लाइन्स आएंगी, कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड्यूलो एन। ये है आपकी डेफिनेशन इस रिलेशन की। यानी कि अगर आपने ए और बी जो पेयर लेना है, इस ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा इस रिलेशन में, उसमें वो ऐसे आएगा कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड्यूलो एन, ठीक है, बी मोड्यूलो एन। अब एन क्या है यहाँ पे, ए और बी क्या है वो ध्यान रखिएगा, ए और बी तो जो नंबर है जो पेयर में आएंगे, एन क्या है, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है, तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका रिमाइंडर देखना है, रिजल्ट जो आएगा वो आपका रिमाइंडर आएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप कह रहे हो कि ए माइनस बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन, आप ये ऐसा कुछ कह रहे हो, मोडुलो बोल रहे, मोडुलो लिखेंगे MOD मोड, ध्यान रखिएगा, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, ये लिख रहे हैं। दिस का मतलब होता है एन डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है, n जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करना चाहिए। अब n है वो सेम होता है, मतलब फिक्स होता है, n जो नंबर है, जैसे मॉड्यूलो 5 कह दिया, तो मतलब क्या होगा, a और b ऐसे दो नंबर लेने हैं आपको जिनको अगर आप माइनस करो, डिफरेंस करें जो नंबर का, उसको 5 डिवाइड करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मॉड्यूलो 6, मतलब क्या होगा, आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं गिवन सेट में से, जो भी सेट ए है आपको गिवन है, उस सेट में से दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या है, उसको जो डिफरेंस जो आएगा उसको वो नंबर n डिवाइड करेगा, 6 है तो 6 डिवाइड करेगा, ठीक है, 7 है तो 7 डिवाइड करेगा, जो भी नंबर n है वो उसको डिवाइड करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये उसी क्वेश्चन का ही एक टाइप है, जैसे आपने कल मैंने करवाया था, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 और n डिवाइड्स a माइनस बी, बात वही है, बात एक ही है, तो वही सेम कंसेप्ट बनता है, ठीक है। तो आपको याद होगा वो रिफ्लेक्सिव भी था, वो सिमेट्रिक भी था और वो ट्रांजिटिव भी था, ठीक है। तो जो आप अगर एलिमेंट्स की बात करें, एक्सरसाइज नंबर 1.2 की आप बात करें, तो 1.2 में ऐसे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में एक आपको बोला गया है इट इज एन इंटीजर, वो तो नॉर्मल सा है। उसके बाद आता है इट इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 यानी कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ये कहा गया है, तो मतलब वही हुआ कि इट इज डिविजिबल बाय 2, तो बात वही है, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो 2 कहा गया है उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या हुआ, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो 5, ये कहा गया है। बात वही है जो कल वाले वीडियो में था, जैसा कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था पिछले जो इसमें लिंक में आपको आई बटन वाला केस था, उसमें आप रिवर्स कीजिएगा, आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए कैसे। इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे फंक्शंस, नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेशन एंड फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है। रिलेशन अपना कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको कोई डाउट हो कोई आपको करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्वेश्चन, या फिर मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगा, आप देखिएगा नीचे आपको यहाँ पे ब्लिंक करेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप डाउट्स वहां से आप फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। x2y का एक रिलेशन गिवन है आपको, डिफाइंड ए रिलेशन r in x given by r is equal to a comma b such that f of a equal to f of b, यानी कि आपको f of a, अब इससे घबराना मत, f of a क्या आ गया, f of b क्या आ गया, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सोचना कि मैंने क्वेश्चन कराया तो कुछ अलग बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको देख के बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि ये f कहाँ से आ गया, सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं सबसे पहले, शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। शुरू करते सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, याद होगा आपको, रिफ्लेक्सिव का होता है इफ a कोमा a बिलोंग्स टू r। अब a कोमा a बिलोंग्स टू r कब करेगा, इफ
कंडीशन देखिएगा, बी की जगह ए बोल देना है यहाँ पे, तो क्या कंडीशन बनी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए, क्योंकि बी की जगह मैंने ए लिख देना है यहाँ पे, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, सभी जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है, इसको मैथ नहीं भी आता वो भी बता सकता है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इक्वल है, तो इक्वल है दैट मीन्स ये ट्रू है, और ट्रू है तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्लियर, रिफ्लेक्सिव। दूसरा केस सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज क्या हुआ, क्या गिवन है आपको, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये आपको गिवन है। शो क्या करते हो, टू शो रिवर्स करना है इसका, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये कब होगा ऐसा, इफ एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए, जैसे ए था तो पहले एफ ऑफ ए लिया इक्वल टू एफ ऑफ बी लिया, वही किया मैंने, उल्टा किया तो उल्टा लिख दिया। क्या एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल है, हाँ है, क्योंकि गिवन है पहले से ही, एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के इक्वल है तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए भी तो इक्वल हुए, मतलब सिंपल सा, आपकी हाइट 5 फुट मान लीजिए 5 फीट और 10 इंचीज है, और आपके दोस्त की हाइट जो है वो 5 फीट 10 इंचीज है, तो आप चाहे उसको लिख लीजिए या उसको लिख लीजिए, दोनों की हाइट सेम है, तो आप चाहे ए और बी को आगे पीछे कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की हाइट सेम है इसलिए, ठीक है, रिलेशन आपकी हाइट की बात करें तो इक्वल हाइट वाला, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए भी इक्वल होंगे, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का केस लेते हैं, ट्रांजिटिव में क्या करते हो याद है, ट्रांजिटिव में क्या था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज क्या हुआ, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, फिर क्या था, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी, ठीक है, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, इसको नंबर 2 डाल देते हैं, ये दोनों चीजें गिवन है आपको, अब आपको शो क्या करना है, ए सी बिलोंग्स टू आर, कब होगा ऐसा, इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू होगा एफ ऑफ सी के। नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, देखिए 1 में क्या कहा था, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, और सेकंड क्या कह रहा है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है, एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी के इक्वल है, दैट मीन्स ए और सी भी इक्वल है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये थर्ड इक्वेशन नंबर डाल दीजिए इस पे, तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, और अगर ऐसा होगा, बिल्कुल हो गया ये तो, और ये अगर ऐसा ट्रू है तो इसका मतलब ए सी बिलोंग करेगा आर में, रिलेशन में बिलोंग करेगा, और रिलेशन में बिलोंग करेगा तो वो ट्रांजिटिव भी है, तो इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, तो तीनों टिक लगा दिए, मतलब तीनों बन चुके हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है और ये टॉपिक भी कंप्लीट है। कल हम नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, अपने फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें उलझने वाले क्वेश्चंस होंगे काफी, आपको बेस अगर आपका अच्छा बन गया तो आप आगे परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिससे मैं और आगे ये अपने वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कि हम अगर मुझे लाइक मिल रहे हैं इसका मतलब मेरे काम को पसंद किया जा रहा है, और मैं और ही अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ थैंक यू।